गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से ये वीडियो मैं बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में है हम, तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एटम में हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पढ़ चुके हैं कि एक एटम में ऑर्बिटल मोशन होता है और स्पिन मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन क्यों होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर मूव करता है, चारों ओर घूमता है, उसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और स्पिन मोशन क्या होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, स्पिन करता है। ये बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट है जैसा अर्थ का मूवमेंट सन के चारों ओर होता है। ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। और जो चक्रण की वजह से होगा, जो स्पिन की वजह से होगा, उसको हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। Magnetic moment of elements produced due to orbital motion of the electrons is known as orbital magnetic moment, and the magnetic moment produced due to spin motion of the electrons is known as spin magnetic moment. ये चीज़ आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इधर देख सकते हैं, आपको ये दिया गया है चैप्टर। और इसमें भी हमने ये बताया है कि किसी चुंबक को किसी भी परमाणु में दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। बच्चों, अब हम बात करेंगे चुंबकीय व्यवहार के प्रकारों की। संक्रमण धातु संकुलों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे मैग्नेटिक फील्ड में जब हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को रखते हैं तो अलग अलग तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। किस प्रकार के यौगिक, कौन से कंपाउंड्स कैसा बिहेवियर शो करेंगे, इसको हम नीचे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर होता कैसा है, ये समझने में हम देखते हैं कि हमारे पास तीन तरह के चुंबकीय व्यवहार हैं। ये हम पहले से जानते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर है प्रतिचुंबकीय व्यवहार। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है अनुचुंबकीय व्यवहार। और तीसरा है सहकारी कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म या लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि फिर फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक होते हैं। तो हम अब मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। आपके सामने इस समय पी भागचंदानी की किताब खोली गई है ये, और इसको आप देखेंगे। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पेजेस हैं, देखिए सेम पेजेस आपको इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म तीनों तरह की क्लासेस दी गई हैं, और आपको ये पूरा बिहेवियर जो है वो दिखाया गया है। डायमैग्नेटिज्म दिखाई, पैरामैग्नेटिज्म दिखाई, पैरामैग्नेटिज्म ये रही, ये आपकी स्क्रीन पे पैरामैग्नेटिज्म दिखाई बी, और फिर सी फेरोमैग्नेटिज्म ये रहा। और फेरोमैग्नेटिज्म थोड़ा डिटेल्स में आपको मिलेगा, जिसमें आपको फेरी मैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। तो अब हम ये बुक के बारे में जब बच्चे पढ़ेंगे और जानना चाहेंगे तब मैं बताऊंगी इंग्लिश की बुक के बारे में। फ़िलहाल हिंदी की बुक जो है वो पी भागचंदानी की बुक है, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन को। बच्चों, अब हम मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या होती है। पहले तो आप ये जानिए कि हम ये बिहेवियर स्टडी करने के लिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, संक्रमण धातु संकुलों को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और हमें अलग अलग तरह के बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। डायामैग्नेटिज्म जो है वो कब कहा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस डायामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ये हम कब कहते हैं।
अगर हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और ये देखें कि उस पर उस सब्सटेंस में वैक्यूम में जितनी लाइंस पास हो रही थी उसकी तुलना में लाइनें जो है वो कम हो जाए, यानी पहले आपने सब्सटेंस नहीं रखा था, नॉर्थ और साउथ पोल थे, उसमें वैक्यूम था, वैक्यूम में जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, आपने सब्सटेंस रखा और वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो उस सब्सटेंस में से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो वैक्यूम में गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस से कम हो गई। डायग्राम को देखिए कि ये डायग्राम है, लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर हो रही है, इनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, जो स्ट्रेट सेंट्रल पोर्शन है उसमें से वैक्यूम में जितनी जा रही होंगी उनसे कुछ कम हो गई हैं। वैक्यूम दिख रहा है, बीच में जो है वो सब्सटेंस में लाइंस ऑफ फोर्सेस कम दिख रही हैं और वो रिपेल होती लग रही है, उसकी शेप जो है वो कॉन्केव हो गई लाइंस ऑफ फोर्सेस की। यानी यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए, वैक्यूम की कंपैरिजन में लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं कि वो डायामैग्नेटिक है, प्रति चुंबकीय है। और इसके व्यवहार को, इस पदार्थ के इस गुण को प्रति चुंबकत्व, डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती हैं। डायग्राम में दिख रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर ये सब्सटेंस नहीं होता तो स्ट्रेट जा रही होती, पर वो कॉन्केव शेप में हो गई है, बीच में से दूर जा रही है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम फील्ड के बीच में रखते हैं तो उनमें निर्वात की तुलना में चुंबक की जो तीव्रता है चुंबकीयता की वो कम हो जाती है, लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपेल करती, प्रतिकर्षित होती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। अगर हम ऐसे सब्सटेंस को किसी रॉड की मदद से चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में फ्री स्टेट में लटका दें, यानी वो फ्री हो मूवमेंट के लिए, हम ऐसे लटका दें, तो हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर दिशा में अरेंज करने लगेगा। ये सब्सटेंस मान लीजिए पहले वर्टिकल पोर्शन में था, अब ये हॉरिजॉन्टल में हो गया है, लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अगर वो डायामैग्नेटिक है तो। या यूँ कहिए कि अगर कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं के लंबवत अपने आप को सेट कर ले तो वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, +½ और -½ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो एकदम ही मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में उल्टा होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे यौगिकों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। और ऐसे सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं कहा जाएगा। ये हम इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पे सारे वो सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ही होगा। प्रतिचुंबकत्व का गुण जो है वो प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गुण है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का गुण है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन हर सब्सटेंस में होते ही हैं, पर प्रदर्शन केवल उन पदार्थों में होगा, यानी डायमैग्नेटिज्म उन पदार्थों में दिखेगी हमें जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म भी होगी। पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म दो डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और
पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में डायामैग्नेटिज्म जो है वो हमेशा कमज़ोर होता है। तो नेचुरली क्या होगा कि पैरामैग्नेटिज्म की उपस्थिति में पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित नहीं होगा, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। वो क्या है? डायमैग्नेटिक का उल्टा बिहेवियर है। अभी हमने डायमैग्नेटिज्म पढ़ा, उसका उल्टा बिहेवियर वो भी अभी हम पढ़ेंगे। डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो ताप यानी टेम्परेचर और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H पर नहीं डिपेंड करती। ये किस पे डिपेंड करेगी? ये पदार्थ की इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति काई पर निर्भर करेगी। काई इज इक्वल टू व्हाट? I अपॉन H। और I क्या है? हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं, इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण, यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिज्म की तरफ। पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व वो होता है यानी जो किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की इंटेंसिटी अपने में से निर्वात की तुलना में बढ़ा देता है। अनुचुंबकत्व यानी अनुचुंबकत्व वाले पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने देते हैं, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल में अगर ये सब्सटेंस नहीं होता तो स्ट्रेट लाइंस होती, अगर ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो इन लाइंस की जो आकृति है वो कॉनकेव हो जाती, और अभी क्या आकृति हो रही है? कॉन्वेक्स। इसका मतलब है इंटेंसिटी जो है वो बीच में सब्सटेंस के थ्रू ज़्यादा हो गई। वहीं जब हमने फ्री स्टेट में लटकाया था सब्सटेंस को दोनों फील्ड में, तो उसने अपने आप को परपेंडिकुलर एडजस्ट किया, किसमें? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ने। अगर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो ये अपने आप को परपेंडिकुलर ना करके पैरेलल लाइंस के पैरेलल अरेंज करता है। इस चीज़ को देखिए बुक में कहाँ लिखा हुआ है, अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और ऐसे पदार्थ को अगर हम एक क्षण को से मुक्त अवस्था में दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटका दें तो वो दोनों ध्रुवों के बीच में व्यवस्थित होने का प्रयास करेगा वो पदार्थ। और जिन पदार्थों में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। अब अगर इनमें कुछ स्थायी और निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस तरह के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित नहीं होंगे, रिपेल नहीं होंगे, वरना उसके आगे उसके अपोजिट क्या होंगे? वो उससे अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, अर्थात पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करेंगे। अनुचुंबकीय अणु पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स खुद को एक आदर्श स्थिति में अभिविन्यासित करने के लिए मुक्त होते हैं, यानी वो फ्री होते हैं अपने आप को ओरिएंट करने के लिए, अपने आप को अभिविन्यासित करने के लिए एक आदर्श स्थिति में। अभी आदर्श स्थिति क्या है? इन अणुओं पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो अणुओं को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, और थर्मल एनर्जी जो अणुओं को बेतरतीब करने का प्रयत्न करती है। थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मूवमेंट मिलता है, मूवमेंट करता है तो वो उनको क्योस, अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कहता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक व्यवस्था में लाने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब है कि कम टेम्परेचर पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रभावी हो जाएगा, अर्थात
अणुओं का अनुचुंबकत्व ताप व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूल्स को का पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम होगा वो ज़्यादा व्यवस्थित होंगे, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होंगे, और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही उनमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ज़्यादा गुजरेंगी। तीसरा है फेरो चुंबकत्व या लौह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। सब्सटेंसेस का ये गुण जो है वो पैरामैग्नेटिज्म का ही एक इलेबोरेट रूप है, विस्तृत रूप है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। कब? अगर हम इनको कुछ देर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। ऐसे पदार्थों को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। ये हम लोगों ने सब ने बचपन में एक काम किया हुआ है कि हम एक लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के बीच में रख देते हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वो जो लोहे का टुकड़ा है वो भी दूसरे लोहीय पदार्थों को खींचने लगता है, यानी वो खुद चुंबक हो जाता है। यही चीज़ आपको बताई जा रही है। पदार्थों का यह गुण पैरामैग्नेटिज्म का अनुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है, पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पदार्थों को मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। अब क्योंकि मेनली ये आयरन का गुण है, लोहे का गुण है, अतः इस गुण का नाम फेरोमैग्नेटिज्म रख दिया गया, फेरो चुंबकत्व पड़ गया। ऐसे पदार्थों को फेरो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया बचपन में जो सब ने किया है कि एक लोहे के टुकड़े को चुंबक से रगड़ें या उसके बीच में रख दें तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है। यही बात ये बुक बता रही है कि क्योंकि ये जो गुण है वो आयरन का प्रमुख गुण है, इसीलिए इसका नाम फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर रख दिया गया। यदि किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, फेरो चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो इसी परिस्थिति में किसी अनुचुंबकीय पदार्थ द्वारा उत्पन्न किए चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 अरब गुना होता है। यानी किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे 1 अरब गुना ज़्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में H लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन चक्रण को समानांतरित पैरेलल करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को विनिमय युग्मन, एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा समस्त परमाणुओं का समानांतरण पैरेललिज्म सुरक्षित हो जाता है, लॉक हो जाता है, और इसके बाद इसके चुंबकीय क्षेत्र H को हटा भी दिया जाए तो भी उसका चुंबकीय क्षेत्र नष्ट नहीं होता और इस प्रकार वह एक स्थायी चुंबक बन जाता है। बच्चों, चुंबक को हमने पढ़ लिया कि लोहे और कुछ ऐसी चीज़ों को जो फेरोमैग्नेटिक हैं उनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तुलना में 1 अरब गुना ज़्यादा होता है। इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने से पहले मोज़ैक यानी अनसिस्टमेटिक रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, और वो एक दूसरे को काटता रहता है और नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो निकलता है। पर जब हम ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स जो हैं वो एक दूसरे से के प्रवाह में आकर के पैरेलल होते जाते हैं। इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? एक्सचेंज कपलिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? विनिमय युग्मन। ये विनिमय युग्मन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर से समझिए, यदि किसी फेरो चुंबकीय पदार्थ का एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है
और इस परिस्थिति में किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द्वारा उत्पन्न किए चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 अरब गुना होता है। जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु नेबरिंग एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को पैरेलल करते चलते हैं, समानांतरित करते चलते हैं। समानांतरित करने की इस प्रक्रिया को एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। एक्सचेंज कपलिंग एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। फिर फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होती है ये पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि एक्सचेंज कपलिंग होती है और उसके बाद सारे एटम्स का जो पैरेललिज्म है, समानांतरण जो पैरेलल किया गया है वो सुरक्षित हो जाता है, वो लॉक हो जाता है। और इसी वजह से पैरेललिज्म लॉक हो जाने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम हटा भी देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम हटा भी देते हैं तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो नष्ट नहीं होता। और इस तरह ये लोहा और लोहे जैसे अन्य पदार्थ एक स्थायी चुंबक बन जाते हैं। इसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब यदि किसी ऐसे फेरो चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाए तो जिसमें स्थायी चुंबकत्व प्रेरित किया गया हो तो ताप बढ़ने के साथ विनिमय युग्मों एक्सचेंज कपल्स का अयुग्मन होता जाता है। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें हमने मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर दी है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी ये मैग्नेटिज्म ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक ताप ऐसा आता है जिस पर सारे एक्सचेंज कपल्स विनिमय युग्म अयुग्मित हो जाते हैं और उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात फेरो चुंबकीय यौगिक का व्यवहार अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक हो जाता है। यानी जो 1 अरब गुना मैग्नेटिज्म आई थी वो घट के नॉर्मल 1 पे आ जाएगी। और इस टेम्परेचर को जहाँ फेरोमैग्नेटिज्म ख़त्म होकर के पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है उसको क्यूरी टेम्परेचर TC कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यूज़ होती हैं। आयरन के लिए 1043 और कोबाल्ट के लिए 1404 और निकल के लिए 631 केल्विन। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।